ग्रुप में जरा मैसेज ये, ठीक है, ये हम लोग करेंगे, हाफ आज करेंगे, हाफ हम लोग कल करेंगे। ठीक, आज हम हीम की फॉर्मेशन और उसके बाद फिर पोरफारिया वाला टॉपिक करेंगे। कल हम हीम की डिग्रेडेशन, ठीक है, और जनाबे वाला हम जॉन्डिस करेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह 2 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, आपका मेजर टॉपिक है। ठीक है, और इसको आप लोगों ने अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है जी, चलें जी, बहुत ही ज़्यादा आसान है और इंशाल्लाह लेक्चर के एंड तक हर बच्चे को याद होगा जो दिल लगा के बात को सुनेगा। ठीक है, और अभी का अभी याद करने की कोशिश करेगा। ठीक, एमसीक्यूज भी कवर, यूक्यूज भी कवर, और अभी का भी याद भी होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें जी, अब सबसे पहले ना थोड़ा सा इंट्रो करते हैं कि हमने बनाना आज क्या है। हमने बनाना है हीम। क्या बनाना है? हीम। अब हर बच्चे को मैंने आरबीसी पढ़ाया हुआ है, कुछ न्यू न्यू बच्चे भी हैं जो कि सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में है। ठीक है, तो मेरी कोशिश इस तरह से होगी कि जो बातें फिजियोलॉजी के साथ लिंक्ड है ना, उनको थोड़ा सा उधर से लिंक करके रखूं। ठीक है, ताकि हर बच्चे को वो भी क्लियर होता जाए, ये भी क्लियर होता जाए। अच्छा, तो हीम हमने बनाना है। हीम किस में होता है जी? किसी को पता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती हैं, 4 चेन में हर चेन में अपना हीम होता है, अपना हीम। और हमने और क्या पढ़ा था कि आरबीसी कहाँ पे बनते हैं? हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। आरबीसी बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो में भी कहाँ पे? इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स में। इरिथ्रोसाइट यानी कि अब फाइनल बात ये है कि बोन मैरो में कुछ खास सेल है जिन्होंने क्या बनाने हैं? आरबीसी बनाने हैं। आरबीसी बनाने वाले सेल्स जो हैं, जिन्होंने आरबीसी को बनाना है, ठीक है, अब चूंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है तो उन्होंने हीमोग्लोबिन बनानी है। चूंकि हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स में हर चेन में अपना हीम होता है, तो इसका मतलब है बोन मैरो के उन सेल्स ने हीम को बनाना है। ठीक है, चलो जी, ये बात पता चल गई कि बोन मैरो के अंदर क्योंकि आरबीसी बनते हैं, तो बोन मैरो के वो सेल जिन्होंने आरबीसी बनाने हैं तो उन्होंने हीम को बनाना है, क्योंकि हीम किस में होता है? हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि हीम असल में बनना कहाँ पे है। पहले तो ये पता चले ना कि बोन मैरो में इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स ने हीम बनाना है। चलो ठीक है जी, अब एक और बात याद है मैंने क्या बताया था वहां पे? तो एक और बात हमने ये की थी कि उन हीम प्रोड्यूसिंग सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया में बनना है हीम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनना ही। यहाँ पे आज हम बिल्कुल स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि वो बेसिकली कहाँ पे बन रहा होता है। वहां पे तो हमने ये सिर्फ कहा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा होता है हीम। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि कुछ रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं और कुछ जो है वो साइटोसोल में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सही से पता चलेगा कि वो जो बोन मैरो में इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कि हीम बना रहे होते हैं, क्यों हीम बना रहे होते हैं? क्योंकि हीम हीमोग्लोबिन में होती है। ठीक है, हीम किस में होती है? हीमोग्लोबिन में होती है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने आरबीसी को बनाना होता है तो इसलिए वो हीमोग्लोबिन बना रहे होते हैं, हीम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थी जी बातें, थोड़ी सी एक बेसिक बातें। ठीक है, कि आखिर वो हीम बना क्यों रहे हैं? ठीक है, हीम है क्या? हीम हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। हीम में आयरन है, आयरन ने ऑक्सीजन कैरी करना है। इस तरह से फिर आरबीसी जो बनता है वो फिर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और फिर सारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये सारी बातें क्यों की? ताकि पता चले कि ये हीम कहाँ पे बन रहा है और क्यों बन रहा है। ठीक है, चलो जी, अब थोड़ी सी हम और बातें करते हैं। ठीक है जी, चलो जी, अब हम ना अपनी हीमोग्लोबिन की डायरेक्ट बस फॉर्मेशन शुरू करते हैं अपनी हीम की। ठीक है, अच्छा चलो पहले एक दफा याद करो जरा, पहले मैं आपको ना वो ठीक है, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले ना अब हम डायरेक्ट पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं, फिर ये बातें इंशाल्लाह साथ साथ होती रहेंगी। पहले हम डायरेक्ट पहले हीम बना लें। ठीक है, पहले हम क्या बना लें? हीम। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि हीम बनती थी, हीम मिलती थी पॉलीपेप्टाइड के साथ। पॉलीपेप्टाइड फिर इस तरह से क्या चीज बनती थी? एक पॉलीपेप्टाइड आती थी, एक होता था हीम। इस तरह से बनती थी एक हीमोग्लोबिन की एक चेन बनती थी। फिर 4 हीमोग्लोबिन की ऐसी ही चेन्स जिनमें एक हीम और एक पॉलीपेप्टाइड होता था, वो मिलके हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता था। ठीक है, यही कहानी थी ना। इसका मतलब ये है कि पॉलीपेप्टाइड का बनना तो हमें पता है, राइबोसोम आने हैं, राइबोसोम ने क्या करना है? पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देनी, बस सिंपल। ठीक है, इसका मतलब है मेन चीज तो हमें बस हीम की फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए। पॉलीपेप्टाइड तो आ जाएगी, वो तो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर करते कराते राइबोसोम ने क्या बना देने हैं? अमीनो एसिड्स को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या पढ़ने लगे हैं? यहाँ से अब हम दूसरी क्या चीज पढ़ने लगे? हीम के फॉर्मेशन, कि हीम कैसे बनता है, फिर वो कैसे। ठीक है ना, समझ आ रही है बातें? थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। चलो अब जरा ना हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि हीम कैसे बनता है। ये देखो जी,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी याद करना है, ठीक है। देखें जी, सबसे पहले हम सक्शनल को एक ये सक्शनल कोए और ग्लाइसिन, ठीक है। सक्शनल कोए की मैंने क्या स्टोरी बताई है, सिर्फ ये कि कर्ब साइकिल का इंटरमीडिएट है। और अगली बात ये बताई कि क्योंकि कर्ब साइकिल किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, सिंपल। ठीक, माइक्रो अब मैंने आगे बता दिया कि कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया, भाई वही ना, एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये स्टेप फिर किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात से याद आई कि ये स्टेप फिर किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया होने के बाद अगले फिर सारे स्टेप जो होते हैं ना, वो साइटोसोल में होते हैं। हत्ता कि फिर ये वाला यहाँ से फिर आगे फिर लास्ट वाले 3 स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और फर्स्ट स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी सारे स्टेप कहाँ पे होते हैं, साइटोसोल में, ठीक है। साइटोसोल ऑफ एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ बोन मैरो, ठीक है। क्लैरिटी है, चलो ठीक है, ठीक है जी। अब हमारा यानी कि पहला स्टेप ये हो गया जो माइटोकॉन्ड्रिया में सक्शनल कोग्लाइसिन के साथ, सक्शनल क्या, इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल, और ये क्या, अमाइनो एसिड है, ठीक है। दोनों मिले ALA बन गया। आहिस्ता ऐसे चलते जाए आगे, 2 ALA मिले तो पोर्फोबिलिनोजिन बन गया, ठीक है। एक दफा आगे जाने दो अब मुझे, अभी पूरी डिटेल के साथ समझ आएगा, ये ना समझो कि मैं कोई चीज छोड़ रहा हूँ। 4 पोर्फोबिलिनोजिन मिलेंगे, क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन, ठीक है। 4 ये नाम भी आपको याद हो जाएंगे, अभी याद हो जाएंगे, फिक्र ना करो। 4 पार्फोबिलिनोजिन मिले और क्या बना, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन जो होता है ना, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये देख रहे मैं सीधा इसलिए ये बनाया कि ये लीनियर है, लीनियर है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये लीनियर जो होंगे ना, ये ऐसे मिलके रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिंग क्लोजर होगी, ठीक है। और क्या बनेगा, यूरोपोरफायरिनोजिन, यूरोपोरफायरिनोजिन। अच्छा, एक दफा मैं पता कर क्या रहा हूँ, एक दफा पूरा फ्लो चार्ट गुजार रहा हूँ, फिर वापस आके 3-4 दफा उसको जब मैं गुजारूंगा ना, हर दफा मैं कुछ ना कुछ नया ऐड करूंगा, ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता एक दफा मैं पहले नामों से कॉन्शियस आपको कर रहा हूँ, अच्छा ये नाम, ठीक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल पैलिन किस में गया, यूरोपोरफायरिनोजिन में, ठीक है। ये क्या है, पोरफायरिनोजिन, ठीक है, यूरो वाली। फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुई, 4 देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, 4 निकल गए हैं, है ना, 4 निकल गए हैं ना। पीछे क्या बच गया, कॉप होता है। ये बेसिकली इसने दरमियान से एक स्टेप खा लिया है, क्योंकि हमारी लिपिन कॉर्ड का शायद एडिशन पुराना है। कॉप्रोपोरफायरिनोजिन 3 जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिनोजिन 3 में, ठीक है। किस में, प्रोटोपोरफायरिनोजिन में, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिनोजिन फिर आगे किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 में, किसमें, प्रोटोपोरफायरिन 9 में, ठीक है। कोप्रोपोरफायरिनोजिन माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। यानी कि पिछले सारे स्टेप, पहले स्टेप के बाद बाकी सारे किधर हो रहे थे, साइटोसोल में, लास्ट वाले। अब ये लास्ट 3 स्टेप है ना, कि कोप्रो का माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद प्रोटोपोरफायरिनोजिन में जाना, एक स्टेप। दूसरा स्टेप प्रोटोपोरफायरिनोजिन का प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट होना, दूसरा स्टेप। और फिर लास्ट वाला स्टेप के प्रोटोपोरफायरिन 9 का हमने क्या कहा था, आयरन के साथ मिलके हीम बनाना, लास्ट स्टेप। ये लास्ट वाले 3 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हुए हैं। अब यही मैं सारे स्टेप्स को जल्दी जल्दी यहाँ से कराने लगा हूँ। यहाँ पे देखो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और कैसे अभी आपको हर चीज याद होगी और बड़े डिटेल में याद होगी, सिर्फ थोड़ा से हौसले के साथ चलना है। देखो 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 देखो, क्या वही सक्रियल ग्लाइसिन है जो मिले हैं, और क्या बना, अमाइनो लेविलोनिक एसिड, ALA, अमाइनो लेविलोनिक एसिड। नाम याद करते जाओ, खुद भी बोलते जाओ, जुबान से बोलो। सक्सिनाइल कोई और ग्लाइसिन मिले और क्या बना हमारा, अमाइनो लेविलोनिक एसिड। अमाइनो लेविलोनिक एसिड किस में आ गया, साइटोसोल में। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है, ठीक है। अमाइनो लेविलोनिक एसिड में आ गया।
अमाइनो एसिड 2 मिले थे तो किस में कन्वर्ट हुआ? पोर्फोबिलिनोजिन में। पोर्फोबिलिनोजिन कितने मिले? 4 मिले। क्या बना? हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन। हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन की क्या हुई? साइक्लाइजेशन हुई तो किस में कन्वर्ट हुआ? ठीक है, ये लीनियर था, इसकी साइक्लाइजेशन हुई तो ये यूरोपोर्फाइरिनोजिन में, यूरोपोर्फाइरिनोजिन में। अब ये पोर्फाइरिनोजिन 3 आगे आने हैं, एक यूरोपोर्फाइरिनोजिन, एक कॉप्रोपोर्फाइरिनोजिन और एक प्रोटोपोर्फाइरिनोजिन। इसका मतलब है 3 तो पोर्फाइरिनोजिन हैं, 3 तो ये जिन हैं, ठीक है। यूरो, कॉप्रो और पी, प्रोटो, यूसीपी, यूरो, प्रोटो और यूरो, कॉप्रो और प्रोटो, यूरो, कॉप्रो और प्रोटो, 3 पोर्फाइरिनोजिन हैं, पोर्फाइरिनोजिन। फिर पोर्फाइरिनोजिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोर्फायरिन में, जिसको हमने याद है, ये हमने जब चैप्टर नंबर, अब अभी 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 मैं उन बातों के साथ लिंक करके इंशाल्लाह ताला आपको एट द एंड एक बड़ी मजेदार सी खीर बना के देता हूँ, ठीक है। ये यूसीपी याद आया कि यूरो, कॉप्रो और प्रोटो, ठीक है, ये जनाब आपस में एक दूसरे कन्वर्ट हुए, ठीक है। ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ? याद करो, डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी, याद है, डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉप्रो में। आगे से कॉप्रो अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले 3 स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, 1 2 ये 3, लास्ट वाले में तो ये हुआ प्रोटोपोर्फायरिन 9 आयरन के साथ मिला और हमारा हीम बन गया। ओ देखो 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 देखो, हीम देख रहे? फिर इस हीम ने क्या करना है? इस हीम ने एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ मिलना है और क्या बना देना है? एक हीमोग्लोबिन की एक चेन बन जानी है। उन अब 4 चेन्स ने मिलना है तो क्या बनना है? हीमोग्लोबिन बन जाना है। समझ आई बात कि हम ये हीम क्यों बना रहे हैं? हीमोग्लोबिन बने। हीमोग्लोबिन क्यों बने? ताकि आरबीसी में जाए, ताकि आरबीसी आरबीसी क्या करे? आरबीसी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। तो इस तरह से बोन मैरो से ब्लड के सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये काम कहाँ पे हो रहा है? अब मुझे बताओ, बोन मैरो में इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स में हो रहा है, ठीक है। चलो जी ठीक है, थोड़ी सी बातें और समझ आ गई। यूसीपी वाली, यूसीपी पर देन प्रोटोपोर्फायरिन 9 और वो फिर हीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ आप लोगों को याद हो गया। चलो जी अब जरा वापस आते हैं, वहां से हमने बेसिकली ये देखना था कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में वो जा रहा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये देख लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़े आते हैं इनके एंजाइम्स की तरफ, थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप। एक दफा देख लिया कहाँ पे हो रहे हैं, कौन कौन से नाम है, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलें, अब हम इनके एंजाइम की तरफ चलते हैं। इन्हीं अब इसी प्रोसेस को मैं अगेन करने लगा, ठीक है। फिर हम इनके एंजाइम्स को भी याद करेंगे, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, चलें चलें जी। ये देखें जी, पहला जनाब एंजाइम हमारा कौन सा है? ठीक है, वो है ALA सिंथेज। ये ALAS है ना, सिंथेज का मतलब है, S का मतलब है सिंथेज, सिंथेज। अच्छा, इस इधर कौन सा एंजाइम था? सिंथेज था, ALA सिंथेज। भाई इसने इसको बनाना है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इधर ये इधर कौन सा एंजाइम है? इधर है जी इसका नाम भी सिंथेज ही है, पार्फोबिलिनोजिन सिंथेज, या फिर इसका दूसरा नाम भी एक है ALA डिहाइड्राटेज। ये देख रहे हो वाटर को निकाल रहा है ना, वाटर को निकाल रहा है। तो इस एंजाइम के 2 नाम है, एक है ALA डिहाइड्राटेज के ALA से पानी निकाल दो, या फिर पार्फोबिलिनोजिन सिंथेज, मतलब 2 तो सिंथेज हो गए, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट का नाम लगा दिया कि सिंथेज। अच्छा अब तीसरा कौन सा है? 4 पार्फोबिलिनोजिन मिले और हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बना, इसका नाम क्या? हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेज। ओहो सर ये तो बहुत आसानी है। अच्छा फिर आगे चलते हैं। हटॉक्स, अपने नाम मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए भी याद हो जाए, ठीक है। तो आप लोग अपनी जुबान से भी बोलें ताकि आपको याद हो। हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन किस में कन्वर्ट हो रहा है? अब देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, पहले लीनियर, पहले लीनियर बनी, लीनियर किस में कन्वर्ट हो रही है? साइक्लिक में। तो जैसे ही साइक्लिक में पहले कन्वर्ट होगी, हम साइक्लिक को पोरफायरिनोजिन कहेंगे। ये बात अब याद रहेगी कि लीनियर जैसे ही साइक्लिक में कन्वर्ट हुई तो अब आगे क्या होना है? आगे अब हमने इसको पोरफायरिनो जिन कहना है, पोरफायरिनो जिन कहना है। पहला पोरफायरिनोजिन कौन सा है? यू वाला, दूसरा सी वाला, तीसरा पी वाला। अब याद रहेगा? अच्छा जी चलो ठीक है जी। जहां तक अब ये साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक चलना भी हमारा क्या है? फेज वाले थे, ठीक है। 5वां स्टेप अब ये है, यूरोपोरफायरिनोजिन जो इसमें कन्वर्ट हुआ है कॉप्रो में। अब यूरोपोरफायरिनोजिन की कहानी शुरू हो गई। कॉप्रो में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एग्जाम कौन सा आना है? डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। वहां पर पानी निकला था तो डी डी हाइड्राटेज, यहाँ पे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो क्या क्या कह रहे हैं? डी कार्बोक्सिलेज, यानी कि यूरोपोरफायरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज। ये देख लो,
4 कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग क्लोजर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 4 मिल रहे हैं तो चारों क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, ये भी कंडेंसेशन। यहाँ पर ये 2 मिल रहे हैं तो ये क्या है, कंडेंसेशन, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको क्या है, कंडेंसेशन। अब 5वें स्टेप पे जाके क्या हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन। अब लास्ट, अब अगला छठा और 7वें स्टेप में क्या होना है, दोनों में ऑक्सीडेशन होनी है, दोनों में क्या होनी है, दोनों में, ठीक है ना। अब अगले दोनों एंजाइम का नाम भी क्या है, ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। यहाँ पे इसने एंजाइम वो लिखा, एक दरमियान में एक स्टेप खा गया, आपकी बुक पे बना होगा, ठीक है। अच्छा, अगले वाले एंजाइम को पता क्या कहना है आपने, ठीक है, अगले दोनों का नाम ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडेज, ठीक है। पहले चारों सिंथेज, 5वां डीकार्बोक्सिलेज, अगले दोनों सिंथेज, ठीक है। और एट द एंड क्या बन गया, प्रोटोपोरफायरिन 9 बन गया, ठीक है। बातें याद हो रही है ना, एंजाइम का नाम देखो, याद नहीं हो गया आप लोगों को, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन 9 जब लास्ट वाले स्टेप में आयरन के साथ मिलके हीम बना देगा, तो इधर कौन सा एंजाइम है, फेरोचिलेटेज, फेरो, ठीक है ना, फेरोचिलेटेज, ठीक है। ये लास्ट स्टेप वाले एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो अब आपको एंजाइम सारे याद हो गए, अभी बताओ नहीं याद हुए, पहले 4 स्टेप में को, पहले 4 स्टेप में सिंथेज, अगले 5वें स्टेप में डीकार्बोक्सिलेज, अगले 2 में ऑक्सीडेज, लास्ट में फेरोचिलेटेज, जिसमें आयरन आ रहा है, ठीक है, और आयरन आ रहा है तो फेरोचिलेटेज, ठीक है। तो चलो जी, एंजाइम के नाम भी याद हो गए, हमें प्रोडक्ट्स के नाम भी अब आहिस्ता आहिस्ता याद हो रहे हैं, कैसे, ये देखो 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 देखो, यूसीपी और एपीएच, एपीएच, पहले एपीएच, एपीएच कैसे, अमाइनो लेवुलिक एसिड, दूसरा दूसरा पोर्फोबिलिनोजिन, तीसरा तीसरा हाइड्रोक्सीमिथाइल बाइलेन, ठीक है, ये 3 हो गए। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक पोरफायरिनोजिन नहीं बना, हाइड्रोक्सीमिथाइल बाइलेन तक। हाइड्रोक्सीमिथाइल बाइलेन खुद क्या था, लीनियर था। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आगे अब साइक्लाइजेशन होके पोरफायरिनोजिन बन गया है, पोरफायरिनोजिन बन गया है। वो कैसे, उस, और वो 3 है, पोरफायरिनोजिन 3 है, एक यूसीपी, यूरोपोरफायरिनोजिन, कॉपर पोरफायरिनोजिन, प्रोटोपोरफायरिनोजिन। चलो जी, सारी याद हो गया सर हमें तो, ठीक है। पहले 4 स्टेप में क्या हो रहा है, सिंथेज, 5वें में डीकार्बोक्सिलेज, लास्ट 2 में, फिर अगले 2 में ऑक्सीडेज, फिर लास्ट में अभी, ठीक है, लास्ट में फेरोचिलेटेज। तो ये होगी ये आपकी। अब मैं अगेन वापस आने लगा हूँ, अगेन थोड़ी और बातें। अब एक और बात, पहला स्टेप और लास्ट 3 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी सारे साइटोसोल, ठीक है। अब मैं अगेन वापस आने लगा हूँ, अगेन 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 अगेन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हर बच्चा आ जाए। इस अब इस स्टेप में, इस स्टेप को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। अब याद रखना, हर जो भी हो रहा होता है ना, रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो सबसे स्लोएस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं रेट लिमिटिंग। बाकी जो होते हैं वो तेज होते हैं, तो इसलिए उनको रेट लिमिटिंग नहीं कहते। ये बात आपको वैसे भी पता होगी रेट लिमिटिंग स्टेप में, ठीक है। वो मैंने उधर भी समझाया था, जब हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना था, तो पहला स्टेप क्या था, याद करो, वो हमने कहा था कि वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, ठीक है। चलो जी, ये क्या जी, रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये बात हमें क्लियर होगी सर। और कुछ बताएं स्टेप के बारे में, थोड़ा सा और बता दें। इधर जो एंजाइम है ना, एएलएस, इसकी 2 आइसोफॉर्म्स होती हैं। मतलब ये कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एएलएस1, एक एएलएस2। सर तो ये हमें ये बता दें कि ये जो इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल में कौन सा होता है, एएलएस2 होता है। ये बात अब याद रहेगी, ये एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू बताया कि एएलएस की 2 फॉर्म्स होती हैं, एस1 और एस2। जो इरिथ्रोसाइट टिश्यू होता है उसमें कौन सी होती है, एएलएस2, एस2। ये देख रहे हो, रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप पता लग गया, ठीक है। इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल में बन रहा है, देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, कमिटेड स्टेप है। दूसरा ये कि इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल जो है ना, उनमें कौन सा होता है, कौन सा आइसोफॉर्म होती है एंजाइम की, ठीक है ना। उसमें होती है, देख रहे हो, 2 आइसोफॉर्म्स होती हैं, 1 और 2। जो ये एमसीक्यू आता है, इरिथ्रोसाइट में कौन सी होती है, एएलएस2 होती है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी, सर इस स्टेप के बारे में, इसका मतलब आपने 2 बातें और बता दी, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा ये कि इसमें उसका नाम क्या है, ये कौन सा कंडेंसेशन है। नंबर 3 के इसमें आइसोफॉर्म्स होती हैं 2, इरिथ्रोसाइट में एएलएस2 होता है। और आपने इसके बारे में चौथी बात क्या की, रेट लिमिटिंग, रेट लिमिटिंग जो है ना ये स्टेप है, ठीक है। 4 बातें स्टेप के बारे में पता लग गई। चलो जी, ठीक है। बाकी ये देख लो, इसको आयरन और हीम जो है ना, अब बेसिकली आयरन जो है ना, आयरन ये कंट्रोल कर रहा होता है एएलएस2 को, और हीम आके जो ये इनहिबिट कर रहा है ना, वो आके करता है एएलएस1 को। अभी देखो ये बात यहीं पे समझते जाओ, यहीं पे समझ लो, यहीं पे समझ लो, यहीं देखो ना, देखो अब कितनी अच्छी समझ आती। ये देखो 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 देखो, एएलए, अब हमने क्या कहा, ओहो अब ये हो ही गया ना वो काम, तो मैं नहीं चाहता था।
एक मिनट सिर्फ, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, मैं जरा सिर्फ एक मिनट। चलें जी, चलें 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 चलें। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता शुरू में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ना अगर कोई बच्चा नया भी है ना तो वो जरा मेरे साथ मैच हो जाए, इसलिए ठीक है। फिर इंशाल्लाह लेक्चर के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा किस बच्चे को किस कदर समझ आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना हम थोड़ा सा तेज भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट कौन कौन करता है, ठीक है। देखो हमने अंधाधुंध तो नहीं ना बनानी हीम, क्या ख्याल है, ठीक है ना। हीम हमने अंधाधुंध नहीं बनानी। देखो फाइनल प्रोडक्ट हीम आके किसको रोक रहा है, आके रोक रहा है प्रोडक्ट इनहिबिशन। पढ़ा है कभी आपने? रेट लिमिटिंग स्टेप को पढ़ा है, रेट लिमिटिंग स्टेप को आके रोक रहा है कौन, हीम हमारा, ठीक है। और ये बेसिकली रोकता किसको है, ALAS1 को, ALAS1 को। ALAS2 को कौन कंट्रोल करता है, यार ये क्या हो गया है, ओहो पता नहीं ये क्यों हो रहा है, यहाँ मामला शुरू हो गया। पहले कभी होता है, ठीक है, उसको कौन इनहिबिट करता है, उसको हीम इनहिबिट करता है, ठीक है। और ALAS2 को कौन इनहिबिट करता है, ठीक है ना, ALAS2 को आयरन करता है। अब पता चला कि हमने क्या कहा था कि अगर आयरन कम होगा, अब याद करो हमने जब वो हीमोग्लोबिन में बात की थी तो हमने क्या कहा था कि आयरन कम होगा तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है ना इसको यानी कि आयरन जो है ना वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों का ना बेसिकली MCQ है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि आयरन जो है वो जो है ALAS2 को कंट्रोल करता है, ये देख रहे हो। इन इज राइट से ALAS2 इज कंट्रोल बाय अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरसेलुलर आयरन, आयरन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। आयरन ज्यादा होगा तो इस स्टेप को रोक देगा, ठीक है ना। तो आयरन ज्यादा हो गई तब भी जब, ठीक है ना, जब पीछे से हीम इनफ बन गई है, ठीक है जी। तो और जो है इसका नाम क्या है, जो हीम है वो किसको कंट्रोल करेगा, वो उसका नाम क्या, ALAS1 को कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। ये आप लोगों के ये भी बातें होगी। अब थोड़ा आगे चलें, दूसरे स्टेप में अब क्या मामला है कि ये जो एंजाइम है ना ALA डिहाइड्रेटेज, ठीक है, ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। कौन सा, जिंक कंटेनिंग। तो जब लेड आता है ना, लेड आके क्या करता है, वो जिंक को उतार के खुद लग जाता है उधर। तो बेसिकली यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लेड इनिबिशन होती है, लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग होती है कि वो यहाँ पे आके इनिबिट कर देता है। क्या करता है, क्या है वो, ठीक है, क्या करता है वो लेड को, जिंक को रिमूव करके खुद लग जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दूसरा स्टेप जो है वो उसकी क्या बात मैंने खास बताई कि उसमें क्या होता है, लेड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, लेड पॉइजनिंग, बात याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला, अच्छा अब लास्ट स्टेप की एक और बात, लास्ट स्टेप की खास बात सुनो, यहाँ पे भी लेड लेड की पॉइजनिंग होती है, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, लेड की पॉइजनिंग होती है लास्ट स्टेप में भी, ठीक है। आपके दूसरे स्टेप में भी और आखिरी स्टेप में भी लेड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। लेड यानी कि यहाँ पे आके इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है, यानी कि प्रोटोपोरफायरिन 9 बन गई ना तो वो डायरेक्टली भी आयरन के साथ मिलके हिम बना देती है, स्पॉन्टेनियसली भी होता है। लेकिन फिरोचिलेटेज हो तो वो उसको मजीद मजीद तेज कर देता है। ये बात याद रहेगी कि स्पॉन्टेनियसली भी होता है लेकिन फिरोचिलेटेज उसको मजीद तेज कर देता है। ये बात हो गई, क्लियर हो गई, समझ लग गई, ठीक है। चलो जी ठीक है, ये भी बात आप लोगों को समझ लग कि हमारे दूसरे और लास्ट स्टेप को कौन पॉइजन, ठीक है। और हमारा लास्ट स्टेप स्पॉन्टेनियस भी हो जाता है लेकिन ये है कि हम उसका नाम क्या है कि फिरोचिलेटेज जो है वो उसको ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। बातें याद हो रही हैं, ठीक है। चलो जी अब मैं मजीद और क्या बताऊं, यहाँ से मैंने बता दिया कि लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, फिर वो क्लोजर होता है, रिंग क्लोजर होता है, ठीक है। और रिंग क्लोजर से ये क्या बनता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन होती है और फिर जनाबे वाला, ठीक है ना, को फिर ये कि लास्ट पांचवा और छठा स्टेप में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, प्रोटोपोरफायरिन 9 फिर आयरन के साथ मिलती है तो हीम बनता है। किसी हद तक बातें क्लियर हुई, किसी हद तक, किसी हद तक।
अब ज़रा मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। अब देखना कैसे मैं याद कराता, अभी याद करना है, अभी का अभी। अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं मैं गारंटी से कह सकता हूँ 75% याद भी हो गई होंगी, 75-90% समझ भी आ गई होंगी, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ, ठीक है? अब पता है क्या होता है? बात ये होती है कि वैसे तो आपकी सेकंड ईयर सारी इन्हीं चीज़ों पे अब अगर में वो ख़ास किस्म के यानी कि पोरफ़ायरियाज़ होते हैं, ठीक है? ख़ास किस्म के यानी कि ख़ास बताया था कि हीम की सेंस मैंने ये बताया था कि जो अब जो हीम है ना, ये एक बात अब एक्स्ट्रा है, ठीक है? अब सुनो। ये हीम की सेंस लिवर में भी हो रही होती है। इधर अभी तक मैंने एरिथ्रोसाइट की बातें की ना, तो अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए था कि सर फिर ALAS1 भी तो कहीं न कहीं होता ही होगा ना? अगर ALAS2 एरिथ्रोसाइट में है, ठीक है ना? ALA तो फिर ALAS1 के कहाँ पे होता है? तो लिवर में भी हीम की सेंसेस हो रही होती है, ठीक है? लिवर में क्यों हो रही होती है? क्योंकि लिवर में एक एक सिस्टम होता है, अभी सुनो, मोनो ऑक्सीजनेस, साइटोक्रोम मोनो ऑक्सीजनेस सिस्टम होता है ये। ये पता है क्या होता है? ठीक है? ये बेसिकली आपको ना इसकी सारी डिटेल सेकंड ईयर में मोनो ऑक्सीजनेस सिस्टम होता है। अब साइटोक्रोम जो प्रोटीन्स होती हैं, उनमें बेसिकली हीम होता है। उनमें बेसिकली क्या होता है? हीम। जब आप आयरन का मेटाबॉलिज्म भी पढ़ोगे या फिर मैंने जब आपको आरबीसी पढ़ाया है, मैंने उधर बताया था कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वगैरह में क्या होता है? क्या होता है? आयरन होता है। ये बातें याद हैं? ठीक है, उधर मैंने नाम बोला था। तो बेसिकली लिवर में भी यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हीम है ना, वो सिर्फ़ हीमोग्लोबिन में नहीं होता, वो मायोग्लोबिन में भी होता है। वो उसका नाम क्या है? वो मोनोऑक्स कुछ और भी हीम प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन के अलावा भी होती हैं। तो उनमें से ये प्रोटीन है साइटोक्रोम प्रोटीन्स, जो कि साइटोक्रोम मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम बनाती हैं, जो कि लिवर लिवर में